हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी। आज मैं दिसंबर 2022 का पेपर आपसे डिस्कस करूंगी। ये जो दिसंबर 2022 का पेपर था ये 2 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ था, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखें। अभी जो 2022 2021 के एग्ज़ाम, जो 2020 का जो पेपर था, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन डेट्स पे हुआ था। जो भी सैड डेट्स थी, यानी कि जून और दिसंबर में जैसे पेपर होता था, ये कोविड की वजह से ये पेपर नॉर्मली नहीं हुए थे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं हो। मैं जो पेपर जिस डेट को कंडक्ट हुआ था, मैं पेपर पे वो डेट ज़रूर लगा दूंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं हमने हमारी अपनी। तो यहाँ पर अब एज़ यूजुअल पहले 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Who among the following has viewed bureaucracy as no less than rule by officials which clashed with the principles of representative government? इनमें से कौन है जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कहा है कि ये ऑफिशियल के रूल से कम नहीं है और ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल है उसके साथ एक अपोजिशन जैसी शो करती है? J.S. मिल ने कहा था, हीगल ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, या गेटानो मॉस्को ने कहा था? देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट जो थी ये किसने दी थी? ये दी थी आपके J.S. मिल ने। ओके, सो द राइट आंसर इज 1। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है इस तरह की क्वेश्चंस में डोंट टेक मच टाइम, ज़्यादा टाइम ना ले। ये स्टेटमेंट्स होती हैं या किसी के व्यू पॉइंट्स होते हैं, ये हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं। नो डाउट कॉमन सेंस इन क्वेश्चंस में भी लग सकती है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बात हुई है, तो नॉर्मली अगर आप और मैं होंगे, स्पेशली मैं अपनी बात कहूँगी, तो मैं कार्ल मार्क्स की तरफ चले जाऊँगी। ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो ये कार्ल मार्क्स होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा गैस भी नहीं हो पाता। ठीक है, कभी ठीक लग सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, तो अपना टाइम इस तरह के क्वेश्चन पर ज़्यादा कभी ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वैरन बैनिस, collaboration between academicians and public managers lead to organizational dash। वैरन बैनिस के हिसाब से अगर एकेडमिशियंस जो हैं और पब्लिक मैनेजर जो हैं, इनके बीच में कोलैबोरेशन हो जाती है। ठीक है, पब्लिक मैनेजर और एकेडमिशियंस जो हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन हो जाती है, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस की क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशंस में क्या देखने को मिलेगा? चेंज देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, रिवाइटलाइजेशन देखने को मिलेगी, इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी। अगेन वही बात, अगर आपको मैं जनरली ये क्वेश्चन पूछती कि एकेडमिशियंस और पब्लिक मैनेजर्स अगर जुड़ जाएं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है? तो उसमें चेंज भी हो सकता है, डेवलपमेंट भी हो सकती है, रिवाइटलाइजेशन भी हो सकती है, इंटीग्रेशन भी हो सकती है जनरली। बट यहाँ पर नाम पूछ ली है। ठीक है, यहाँ पर नाम पूछ लिया, स्पेसिफिक बात पूछ ली है, तो हम पर एक बाइंडिंग हो जाएगी कि हम खुद से नहीं बना सकते हैं। नॉर्मली अगर एक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि किसी अगर ऑर्गेनाइजेशंस पे मैनेजर्स साथ में जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स वगैरह हैं, ये सब लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, ये जुड़ जाएं, तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत प्रॉपरली डेवलपमेंट शो करेगी। उसमें बड़े प्रॉपर चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्टेटस को ख़त्म होगा, वो रिवाइटलाइज करेगी। और क्योंकि दो लोग जुड़े हैं, दो चीज़ें मिली हैं, तो इंटीग्रेशन होगी। तो नॉर्मली तो हम लोग चारों के चारों ऑप्शंस कर दें बट यहाँ पे अगेन वही प्रेशर है, हमको एज पर वैरन बैनिस देखना है। ठीक है, तो अगर हमको एज पर वैरन बैनिस देखना है तो आंसर हमारा बन जाएगा रिवाइटलाइजेशन। ओके, वैरन बैनिस के हिसाब से अगर एकेडमिशियंस और पब्लिक मैनेजर्स जुड़ जाते हैं तो जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिवाइटलाइज हो जाएगी, फिर से एक बार फिर से ग्रो करेगी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following coined the term technostructure to refer to the power of knowledge in the hands of specialist? अगर स्पेशलिस्ट के हाथ में पावर है ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम टेक्नोस्ट्रक्चर कहेंगे। ये जो टेक्नोस्ट्रक्चर टर्म है ये किसने दी है? ये क्वेश्चन किसी और पेपर में भी मैंने डिस्कस की है। ठीक है, टेक्नोस्ट्रक्चर टर्म जो है किसने दी है? Who coined the term टेक्नोस्ट्रक्चर? गिलब्रेथ ने दी है, विलियमसन ने दी है, एंथनी डाउन्स ने दी है, या एमन जार्ड ने दी है? टेक योर टाइम, पहले भी पढ़ाया है ये। ओके, देख लेते हैं। टेक्नोस्ट्रक्चर जो टर्म है ये किसने दी है? ये दी है आपके गिलब्रेथ ने। ओके, ठीक है, ये पहले भी पढ़ा है हमने क्वेश्चन, ये पहले भी की है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मतलब आगे जाके ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इंटीग्रेशन रिक्वायर्स अ हाई इंटेलिजेंस, कीन परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड इन्वेंटिवनेस? ये क्वेश्चन बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, इंटीग्रेशन की फ़ैन कौन रही हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट है कि इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन लानी है, इसके लिए हाई इंटेलिजेंस, कीन परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन और इन्वेंटिवनेस चाहिए। ठीक है, ये किसने कही ये स्टेटमेंट? उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे एज सच आंसर्स देना थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगती है कि एज सच आंसर दे दो, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। अब होता क्या है, एमपी फॉलेट की बात करेंगे, एमपी फॉलेट की बात करेंगे तो 1925 में ये कॉन्सेप्ट लेकर के आती हैं, या बुक लेकर के आती है, बुक नहीं पेपर थे इनके, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट। इनके हिसाब से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट्स का एक इंडिकेटर है कि कन्फ्लिक्ट होना एक पॉजिटिव चीज़ है, कि अगर आप हर चीज़ पे जो है, अगर आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, या अगर आप हर बात पे आप कह रहे हैं कि आप यू आर लाइक यस बॉस, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली कहेंगे कि कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बट एमपी फॉलेट अपने पेपर्स लेकर के आती है 1925 में कि जो कन्फ्लिक्ट है ये एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कौन कहती है? एमपी फॉलेट। इनके हिसाब से जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये 3 तरीके से ख़त्म हो सकता है। ओके, एक आपका ये ख़त्म हो सकता है अगर आप डोमिनेशन शो करते हैं, ठीक है, डोमिनेंस से ये ख़त्म हो सकता है। दूसरा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर जो है अपने आप को डोमिनेट कर रही है। दूसरा पॉइंट जो है कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का, वो है कंप्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, कि एक कंपनी जो है वो अपने मॉरल्स को कंप्रोमाइज़ कर रही है दूसरे की बात मानने के लिए। ठीक है, थर्ड ये कहता है कि इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, यानी कि इंटीग्रेशन, यानी कि तो किसी भी कंपनी को कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों अपने से एक दूसरे से पॉजिटिव चीज़ें ले लें और नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करें। ठीक है, इंटीग्रेट कर जाएं। अब पॉइंट खड़ा होता है कि क्या ये इंटीग्रेशन इतना ईजी है? ओके, क्या ये इंटीग्रेशन इतना ईजी है? नहीं। इंटीग्रेशन के लिए कुछ आपके फैक्टर्स होने चाहिए। अगर 2 कंपनीज जो हैं वो इंटीग्रेशन में आ रही हैं, ओके, वो अगर कह रही है कन्फ्लिक्ट ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम इंटीग्रेट कर जाएं, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। ये उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम? अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है, परसेप्शन है, अच्छी खासी परसेप्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है, आप जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप अच्छी चीज़ें किसी कंपनी की या बुरी चीज़, आप अच्छी चीज़ें तब ले पाएंगे जब आप जानते हैं अच्छा क्या है। आप बुरी चीज़ें तब छोड़ पाएंगे जब आपको पता है बुरा क्या है। ओके, और इन्वेंटिवनेस हो कि और क्या क्या हम इनोवेशंस लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन के ऊपर, ये किसने दिया था? ये दिया था एमपी फॉलेट ने अपने 1925 के पेपर्स कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट के थ्रू। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन? पोजीशन क्लासिफिकेशन का फीचर कौन सा नहीं है? ओके, अगेन वही बात जो पहले कुछ वीडियोस में मैंने कहा है कि पेपर सबसे पहले आराम से पढ़ें, कई बार इन्हीं वजहों से पेपर खल्लास हो जाता है। ठीक है, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज या ग्रुपिंग ऑफ पोजीशंस, इनमें से कौन सा पोजीशन क्वालिफिकेशन का क्लासिफिकेशन का फीचर नहीं है? ठीक है, आपको ये पहचानना है। पोजीशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे ड्यूटीज़ की बात होती है, क्वालिफिकेशन की तो बिल्कुल होगी। ठीक है, पोजीशन को ग्रुप करने की तो होगी ही होगी, इसका मेन फीचर है, बट एक्सपर्टीज़ की बात नहीं होती है। ठीक है, ये रैंक क्लासिफिकेशन में होती है। ठीक है, एक्सपर्टीज़ देखा जाना ये रैंक में होता है। सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी रिकमेंडेड द 3 मिड करियर ट्रेनिंग इन द 12th, 20th एंड 28th ईयर ऑफ सर्विस फॉर IAS ऑफिसर्स? इसमें से कौन सी कमेटी है जो मिड करियर ट्रेनिंग की बात करती है? जब एक IAS ऑफिसर अपने सर्विस के 12 साल, 20 साल और 28 साल पूरे कर चुका होता है, तब उनको एक वापस से एक इंडक्शन जैसी ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ पे इंडक्शन नहीं कहेंगे, इसे इन सर्विस ट्रेनिंग कहेंगे। ओके, सॉरी मैं इंडक्शन बोल रही हूँ, इसे इन सर्विस ट्रेनिंग कहेंगे। ओके, YKL कमेटी ने, सतीश चंद्र कमेटी ने, सुरेंद्र नाथ कमेटी ने या योगांधर कमेटी ने? टेक योर टाइम।
ठीक है, देख लेते हैं। वाईकेएल कमेटी तो आपको अच्छे से पता है ये किस पर थी, ये थी सिविल सर्विस प्रोसीजर्स पर। ओके, जो कि कब की थी, 2004 की, नहीं ये 2000 की थी। वाईकेएल है ना, 2000 की थी। ओके, 2004 की नहीं थी, 2000 की थी। ठीक है, प्रोसीजर्स पर थी, सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर एंड सिलेक्शन मेथड जो थे ये उन पे कमेटी थी 2000 की। ठीक है, सतीश चंद्रा की बात करेंगे तो ये किस पर थी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पर थी। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम पे थी। ये कब की थी, 1989 की थी। नई कमेटी जुड़ी है आपके साथ, सुरेंद्रनाथ कमेटी या युगांधर कमेटी। ओके, ये अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं थी, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। सतीश चंद्र कमेटी, सुरेंद्रनाथ कमेटी की बात करेंगे तो ये 2003 की कमेटी है। इसने क्या रिकमेंड किया था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो हैं, यानी कि जो उनकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स हैं उनको पीरियोडिकली देखा जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो भी उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलता है, या जिसके कुछ अच्छे क्रेडिबल रिकॉर्ड्स हैं, या जिनमें कुछ प्रॉपर स्किल्स आपको देखने को मिलती है, उनको प्रमोशन दी जाए। ठीक है, क्या रिकमेंडेशन थी इनकी, एक तो पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल दी जाए, दूसरा जो भी IAS ऑफिसर है या यूपी या जो भी सिविल सर्वेंट है जिसमें क्रीडेंशियल्स हैं या जिसमें स्किल्स हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उनको प्रमोशन दी जाए। ऐसा कौन कहते हैं, सुरेंद्रनाथ कमेटी 2003 की कमेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी हमारी आ जाती है युगांधर कमेटी, जो कि थी 2003 की ही थी। ठीक है, ये भी 2003 की ही थी। ये किस पर कमेटी थी, ये थी इन सर्विस ट्रेनिंग पर, सिविल सर्वेंट्स की इन सर्विस ट्रेनिंग पर। इनके हिसाब से जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको जब उनका करियर चल रहा है उसके उनके एक मिडल ऑफ द करियर में उनके 5 फेजेस में उनको ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, फेज़ 1 और फेज़ 2 हो एक सेट, और फेज़ 3, फेज़ 4 और फेज़ 5 हो। ठीक है, फेज़ 1 और जो फेज़ 5 है वो आपका कैसे होगा, वो आपका होगा सर्विस की स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। ठीक है, बट जो फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 है ये कैसे होगा, फेज़ 3 होगा 12 साल कंप्लीट करके, फेज़ 4 होगा 20 साल कंप्लीट करके, और फेज़ 5 आपका होगा 28 साल कंप्लीट करके। ठीक है, 2 फेजेस में ये ट्रेनिंग होगी। ओके, 2 फेजेस में ये ट्रेनिंग होगी, 2 सेट में ये ट्रेनिंग होगी, 2 सेट में ट्रेनिंग होगी, बट फेजेस कितने होंगे, 5। ये किसने कहा था, युगांधर कमेटी ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देख लेते हैं आंसर अपना। ये किस पे क्वेश्चन था कि कौन मिड करियर ट्रेनिंग की बात करता है 12वें, 20वें, 28वें साल में IAS ऑफिसर की, वो करता है युगांधर कमेटी। ठीक है, तो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट्स द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। इनमें से कौन सी बॉडी है जो ऑल इंडिया सर्विसेज की क्रिएशन की बात करती है कि आप कभी भी एक नई सर्विस जो है वो जो है उसको आप इनिशिएट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट या इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये भी ध्यान में रखें, नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कभी भी मन किया उठाकर आपने एक सर्विस तैयार कर दी। ठीक है, एक नया टाइप ऑफ सिविल सर्विसेज तैयार कर दी। ठीक है, अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तब। ओके, ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान में रखनी होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट की भी बात करनी है। ठीक है, UPSC है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, राज्यसभा है या लोकसभा है, देख लेते हैं। आर्टिकल 312 से डील करता है। वो क्या कहता है कि राज्यसभा हो या जिसे हम हाउस ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ये एक रेजोल्यूशन पास करेगा ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए। और ये रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, ये जो भी मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग उनका सपोर्ट लेकर के आए। ठीक है, कैसा सपोर्ट, 2/3 सपोर्ट, 2/3 सपोर्ट भी होना चाहिए उस रेजोल्यूशन पर। राज्यसभा या हाउस ऑफ स्टेट रेजोल्यूशन पास करे तब जाके ये जो आपका जो ये नया एक ऑल इंडिया सर्विस है वो क्रिएट हो सकता है। अब ये रेजोल्यूशन भी कब पास होगी, जब मेंबर जो है दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग उनकी 2/3 सपोर्ट होगा। ठीक है, अब ये जो रेजोल्यूशन है ये क्या डिक्लेयर करेगा, ये रेजोल्यूशन ऐसा नहीं है, इसमें इस बात की एक श्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी हो रहा है वो नेशन के इंटरेस्ट में हो रहा है। ठीक है, ये समझते हैं ना आप मेंबर एंड ये जो मेंबर प्रेसिडेंट वोटिंग ये क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था ये क्या होता है। ठीक है, एक होता है सिर्फ मेंबर्स का सपोर्ट, एक होता है मेंबर्स का सपोर्ट कि
वो मतलब बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, नंबर में कितने, काउंटिंग में कितने हैं। फिर ये हो जाता प्रेजेंट वोटिंग होता है, जो सपोर्ट दे रहे हैं बट वोट भी कर रहे हैं, प्रेजेंट भी हैं बट वोट भी कर रहे हैं, चाहे वो वोट पॉजिटिव में दें, ठीक है, चाहे वो वोट पॉजिटिव में दें या नेगेटिव में दें, पर वो वोट दे रहे हैं, ठीक है। इवन अगर एब्सटेन भी कर रहे हैं, वो भी उसमें कहना जाएगा कि इतने लोगों ने एब्सटेन किया, ओके। तो लोगों की प्रेजेंस जो है, जो बस बैठे हैं, वो तो हो गया मेंबर की सपोर्ट। प्रेजेंट वोटिंग का मतलब हुआ जो वोट कास्ट कर रहे हैं या वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वोटिंग से जिनका रिलेशन, ठीक है, उसी को कहते हैं मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। सो द राइट आंसर इज राज्यसभा। ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये मनी बिल कहाँ से पास होता है, ऑर्डिनरी सर्विस कौन बनाता है, ये तो मैं आपको इतना कहूँगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स, डियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे ना, जिन्होंने कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा ही नहीं होगा, जो इंजीनियर होगा या मेडिकल बैकग्राउंड से होगा ना, जब वो प्रीलिम्स की तैयारी करेगा ना, आई एम ऑलमोस्ट 80% श्योर कि अगर हम लोग अभी तक 100 में से 55 क्वेश्चन जो नॉर्मली बच्चे या 50 क्वेश्चन बच्चे जो करेक्ट कर पा रहे हैं, ओके चलो ज़्यादा नहीं, क्योंकि नए स्टूडेंट्स के लिए ये 50-50 कहना आसान नहीं होता, ठीक है। अगर वो 35 से 40 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो एक नया एस्पिरेंट आया होगा ना हमारे साथ, जो इंजीनियर और डॉक्टर होगा, माय डियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्पिरेंट्स, वो भी इतने क्वेश्चंस कर लेगा, समझ रहे हैं। जब वो नेट का पेपर उसके सामने आएगा, इतने क्वेश्चंस वो भी कर लेगा, जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट कर लिया होगा यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि हमें बहुत चैलेंज है, कल को वो लोग फटाफट यूं ही टाइम पास करने के लिए एमए कर ले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, नेट का पेपर दे दें, ठीक है, तो उनको सिर्फ मतलब ये 40 है, उनको सिर्फ, अगर कैटेगरी नहीं है, उनको सिर्फ 30 क्वेश्चन और जोड़ने के, ज़्यादा बोल रही, उनका नेट हो जाएगा। समझ में आ गया हम कहाँ से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। 30-35 से वो प्रीलिम्स में ही निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी छोड़ें, वो जनरल जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ये टाइप के क्वेश्चन उनको तभी आ जाएंगे, ओके। एक सिंपल क्लासरूम जो वो लेक्चर लेंगे कोचिंग में उसी से उनको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 35 से 40 से वो भी हमारे साथ बैठ के क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, हमें अपने सब्जेक्ट को आगे लेना होता है। कभी भी जब भी आपको लाइफ में कुछ मोटिवेशन की कमी लगे, ये क्यों करना है यार, क्या मतलब है यार, ये हो नहीं रहा है, हैंड दो, नहीं, हम लोगों को मिलकर अपने सब्जेक्ट को आगे करना है। मत भूले मीनोब्रू कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में वो लोग कितना कुछ कर रहे हैं, हमारे कितने प्रोफेसर्स होंगे। मैं सेंटर लेवल के प्रोफेसर्स की बात करूँगी, स्पेशली इग्नू की बात करूँगी। ये लोग जा के मीनोब्रू कॉन्फ्रेंस के जो है ये डेलीगेट्स बने हुए हैं। तो एटलीस्ट हम लोग पेपर निकाल के अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इतना फ्लॉरिश करें, इतना आगे ले जाएं कि गवर्नमेंट पे प्रेशर है कि इतने स्टूडेंट्स हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेट क्वालिफाइड है, JRF है, PhD है, MPhil है, मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या उनको कुछ भी नहीं पता था बट मास्टर्स में वो लोग इतना ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। आज जब मास्टर्स कर रहे थे तब भी उनको कुछ नहीं आता था, बट आगे जाके PhD में इतने एक्सेल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह ऐसे नहीं बनाएगा। मेरे चैनल का नाम किसी वजह से है, ये चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा पढ़ना इस तरह से है। सो द राइट आंसर इज 3, ठीक है। पढ़ना भी है, इमोशनल भी होना है और प्रैक्टिकल भी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द quorum फॉर कंडक्टिंग अ सेशन ऑफ लोकसभा इज, अगर लोकसभा का एक सेशन जो है हमें कंडक्ट करना है तो उसके लिए quorum चाहिए। ये quorum की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर बॉडी ऑफ मेंबर्स कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा में भी होता है ये quorum, ठीक है। कितना होना चाहिए, 20% टोटल स्ट्रेंथ का, 15% टोटल स्ट्रेंथ का, ठीक है, 12.5% या 10% स्ट्रेंथ का। बड़ा रेयर क्वेश्चन है ये, बहुत मैंने ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस, लोकसभा का quorum हो गया, मनी बिल हो गया, इस तरह के क्वेश्चन बड़ा रेयर देखा है, बट ये बड़े एक्सेलेंट क्वेश्चन होते हैं। पीछे वाली बात यही अगेन रिपीट होगी, ऐसा क्वेश्चन तो वो भी कर लेगा जो पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीलिम्स के दौरान पढ़ के आया होगा, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। लोकसभा के quorum की बात करें तो वो कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए टोटल मेंबर्स का, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं, प्रेजेंट वोटिंग नहीं, सिर्फ जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, या जो मेंबर्स हैं, यूं ही मेंबर्स हैं, यानी कि 10% जो है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के
वो जो हमारे जब वो मिलेंगे उसे हम लोकसभा का कोरम कहेंगे। ठीक है, कोरम क्या है ये देख लेते हैं। कोरम इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अ हाउस बिफोर इट कैन कंडक्ट बिजनेस। कोरम वो है जो मेंबर्स हमें कम से कम चाहिए अपने हाउस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। एक क्लास भी कब लगती है, कभी देखा है ना, क्लास में 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, अगर उस क्लास में 6 बच्चे आए होंगे तो टीचर हमेशा क्या कह देगा, आज मैं मेन टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ, आज आप लोग पुराना रिवाइज करो या मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ। बट वो कभी कुछ नया नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, वो कभी कुछ नया नहीं पढ़ाएगा। ऐसा इंस्टांस और ऐसे इवेंट स्कूल में नहीं, मैंने कॉलेज तक ये इंस्टांस देखा है कि अगर 50 की हमारी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती थी, 60 की, अगर कई बार 6 स्टूडेंट्स आए हैं या 8 स्टूडेंट्स आए हैं तो टीचर नया कभी कुछ नहीं पढ़ाती थी। तो क्या, तो जो हमारा पूरा देश जिससे चल रहा है, क्या वो खाली कुर्सियों पर अपना काम कर सकते हैं कि कोई आया नहीं है तो ओके आज हम बिल पास करवाते हैं या कोई बहुत बड़ी डिस्कशन करते हैं 6 लोगों के बीच में आपस में कर लेते हैं? कभी नहीं होगा। तो वो कोरम आपको चाहिए ही चाहिए आपका नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। इफ़ अ कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर कोरम नहीं है, अब ऐसा भी नहीं ना कि वो मेंबर जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, कोई बिल पास ना हो, किसी वजह से कुछ पार्टी ने कुछ आपस में बातचीत कर ली है, तो स्पीकर जो है वो एडजर्न कर सकता है हाउस को। ठीक है, या पोस्टपोन कर सकता है, स्पीकर कर सकता है पोस्टपोन उस मीटिंग को जब तक कोरम प्रेजेंट ना हो। अब ऐसा भी नहीं है कि रूलिंग पार्टी का स्पीकर जो है वो मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो कोरम ना बैठे इसके लिए मेंबर्स को मतलब मरवा चुकी है, ठीक है, या घर में हाउस अरेस्ट करवा चुकी है, तो वहाँ से स्पीकर को खड़ा कर दिया, क्योंकि स्पीकर उसी का मेन, नॉर्मली स्पीकर जो है रूलिंग पार्टी से ही होता है, तो वो उसको बोलेगा कि ओके ये बिल हम चोरी से पास कर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उस समय स्पीकर जो है वो कोरम को पोस्टपोन, उस मीटिंग को पोस्टपोन भी कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पॉलिटिकली देख लेते हैं कोरम है क्या। जो आर्टिकल 100 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 100 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस चीज़ पर रोक लगाता है कि जो कोरम है, ओके, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में टोटल मेंबरशिप का 1/10 पार्ट होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 100 से डील करता है कोरम आपका। ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनली या पॉलिटिकली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ओके, देख लेते हैं। तो लोकसभा का कोरम कितना होना चाहिए? 10%। ठीक है, इवन राज्यसभा का भी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, वही जो हमारा फेमस अमेंडमेंट एक्ट है यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिड नॉट शिफ्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। 1976 के दौरान हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कन्वर्ट किया था, इतना सबको पता है, बट भूल जाता है हम लोगों को नॉर्मली। तो हर क्वेश्चन ना लर्न करते चलें, कोई कॉपी मेंटेन करें, अगर आप ये भी कर सकते हैं ये भी करें। ठीक है, लर्न करते चलें, आंसर लिख लें, क्वेश्चन के साथ आंसर लिख लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें, फिर कॉपी मेंटेन करें, ताकि आपको एटलीस्ट ये कुछ पॉइंट्स याद हो जाए। इन्हें क्वेश्चन ना समझें, ये पूरा एक फुल फ्लैश पॉइंट होता है जिससे आपको बाकी के क्वेश्चन जो है उसमें हेल्प हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो, ये 50% है कि रिपीट हो, बट क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। मैं हमेशा आपको ये चीज़ कहती हूँ। वो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, पुलिस है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है। पता सबको होगा बट हल्का सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। पक्के से लर्न करें, जब भी लर्न करें ना, लर्न प्रॉपरली। देख लेते हैं, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट का काम था 1976 में, जिसने कंकरेंट लिस्ट में कुछ स्टेट लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनको ट्रांसफ़र करवाया था। वो आइटम्स कौन कौन से थे? एजुकेशन था, फॉरेस्ट था, वेट्स एंड मेजर्स था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ था, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि भूले ना कभी। ये वो शक्तिमान में आता था, अगर आप लोग 90s बॉर्न हैं, छोटी छोटी बट मोटी बातें। ठीक है, ये उसी टाइप की चीज़ें होती हैं, भूल जाती हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या शिफ्ट किया था, ये क्वेश्चन। उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर कहाँ से बोरो हुआ है। उसके बाद कौन कौन से हमारे प्रियम्बल में कौन से आइटम्स ऐड हुई हैं, हमारे ड्राफ्ट असेंबली के कौन से मेंबर्स थे, वो कब पास हुआ था,
कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली कब बना था, बट उसका जो ड्राफ्ट है वो कब आया था। छोटी छोटी होती हैं बातें बट मोटी बातें होती हैं। सेंट्रल हमारी कंकरेंट लिस्ट में कौन से फीचर्स हैं, ज़्यादातर कंकरेंट लिस्ट पूछा जाती हैं। उसके बाद हमारे फेडरल फीचर्स कौन से हैं, हमारे यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं, हमारी पार्लियामेंट्री फीचर्स क्या हैं, इनके इनके बेनिफिट्स क्या हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं बट मोटी बातें हैं। ठीक है, आंसर सामने है हमारा। एजुकेशन है, पुलिस, फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, बट पुलिस नहीं है। पुलिस हमारा स्टेट लिस्ट में है आज भी। ओके, एक और पॉइंट आपको पता चल गया इससे, पुलिस किस में है, स्टेट लिस्ट में। ओके, सो द राइट आंसर इज 3 बिकॉज इन्होंने पूछा था डिड नॉट शिफ्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। सबसे ज़्यादा गलती पहले क्वेश्चन ना पढ़ने से ही हो जाती है, और क्वेश्चन ना पढ़ना आपका कसूर नहीं है। जब वो क्लॉक घूम रही होती ना बैकवर्ड, ठीक है, और एक प्रेशर होता है कि पिछली बार भी रह गया था, अरे इस बार रह गया तो क्या, ये सारे प्रेशर जो है आपको यही पढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि प्रेशर बेशक आपको अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज़ है, प्रेशर भी कॉन्फ्लिक्ट की तरह ज़रूरी है, बट अगर पिछली बार रह गया था ये सोचकर अगर अगली बार भी रह गया तो उस प्रेशर का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, प्रेशर उतना ही लें जितना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर इनमें से कौन सा जो है आइटम वो रिट में नहीं आता। क्वेवरेंटो, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन एंड इंजंक्शन। ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अगेन ये वही छोटी बट मोटे बातें। देख लेते हैं इसको। ऐसे इसमें देखने वाला कुछ नहीं था, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको लगता है मजाक, बट मजाक होती नहीं है। इंजंक्शन की बात करें तो जो आपके रिट्स हैं वो किस आर्टिकल से डील करते हैं। रिट्स किससे डील करते हैं, आर्टिकल 32 से डील करते हैं। ये जो इंजंक्शन है ये आर्टिकल 32 में नहीं आता। नो डाउट इसे कहा, इसको भी रिट ही जाता है, बट ये आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में नहीं आता। ओके, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है ये किससे रिलेट करता है, ये जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जो राइट्स हैं उनको एनफोर्समेंट करने से डील करता है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करो, इससे डील करता है। पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स। इंजंक्शन क्या है, एक इक्विटेबल रेमेडी है जो कहती है कि या तो पार्टी को कुछ करने के लिए कहती है कि कुछ कर, या रोकती है कुछ करने से। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलती है ये एक्टिविटी करो या ये एक्टिविटी ना करो। अगर करना ज़रूरी है तो करो, अगर वो एक्टिविटी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उससे उसको रोकेगी। इंजंक्शन का ये काम है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट से ही डील करता है। इंजंक्शन फंडामेंटल राइट से डील नहीं करता है, इसलिए ये आर्टिकल 32 के अंडर नहीं आता है। ओके, आर्टिकल 32 क्या कहता है, इट गिव्स सिटीजन द राइट टू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स देयर फंडामेंटल राइट्स इफ दे आर वायलेटेड। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है तो आप आइए सुप्रीम कोर्ट में, आप अपनी अर्जी दीजिए। ठीक है, इसी आर्टिकल 32 को ही हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर आपका इंजंक्शन नहीं आता है। ओके, इन तीनों के अलावा आपका और कौन सा है, आपका मैंडामस है। ठीक है, और कौन सा आपका हैबियस कॉर्पस। ठीक है, ये भी आते हैं। 5 आपके ये हो गए, 5 आपके रिट्स हैं, 5 रिट्स है टोटल। सो द राइट आंसर इज, यहाँ पे रिट का मतलब जो आर्टिकल 32 में नहीं आता, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग federalism is encouraged by NITI Aayog on the basis of ranking of states in various social sectors based on quantitative objective criteria। इसमें से कौन सा फेडरलिज्म है जिसको नीति आयोग जो है वो एनकरेज नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। किस बेसिस पर, कि जब स्टेट्स की आप रैंकिंग देख रहे हैं बहुत सारे सोशल सेक्टर्स पर, और ये रैंकिंग किस पर हो रही है, बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की। क्वांटिटेटिवली आप ये जो आपकी रैंकिंग है आप इसको क्वांटिटेटिवली चढ़ा रहे हैं। उस समय नीति आयोग जो है किस फेडरलिज्म को एनकरेज नहीं करती है।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म या सेंट्रलाइज फेडरलिज्म। अगेन ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने रिसेंट पिछले या उससे पिछले पेपर में देखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। नीति आयोग की बात करें, इट एक्चुअली एंडीवर्स टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बाय फैसिलिटेटिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। जो नीति आयोग है ये यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करके कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है। क्लियर हो गया हमारा आंसर। इट एनकरेजेस हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स थ्रू ट्रांसपेरेंट रैंकिंग इन वेरियस सेक्टर्स अलॉन्ग विद अ हैंड होल्डिंग अप्रोच। ये एक कंपटीशन का जो माहौल है बट हेल्दी कंपटीशन का माहौल क्रिएट करती है। कैसे? एक ट्रांसपेरेंट रैंकिंग लेकर के आती है बहुत सारे सेक्टर्स में, और जो भी ये रैंकिंग्स हैं इन पर आपका एक प्रॉपर अप्रोच जो है आप उस पर लगा सकते हैं। आप उन रैंकिंग्स को जो है आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, उनके फैक्टर्स आपके हाथ में हैं। कुछ जो इंडाइसिस हैं नीति आयोग के वो कौन कौन से हैं? स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये सारे इंडेक्सेस जो हैं ये आपके नीति आयोग के अंडर ही आते हैं। ओके, नीति आयोग की बात करें, ये जो रैंकिंग है, ठीक है, ये जो अपनी रैंकिंग का डाटा है ये क्या करती है? रिलीज़ करती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एवरी मंथ। ओके, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डिज़ायर रखती हैं या इस कैटेगरी में आना चाहती हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं हर मंथ जो है ये जो नीति आयोग है वो क्या करती है? उसको मेजर करती है। ओके, डाटा है ये। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देख लेते हैं, ठीक है। तो किस फेडरलिज्म को नीति आयोग जो है वो प्रमोट करती है? जब वो रैंकिंग स्टेट की जो है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको लगा रही है, उस समय वो किस फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है? वो करती है आपके दिस इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ओके, सो द राइट आंसर इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? इनमें से कौन से फंक्शन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नहीं हैं? क्या वो इलेक्शंस का रिटर्निंग ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर है, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर है, जिला परिषद का चेयरमैन है? देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है जब इलेक्शंस होते हैं स्टेट और पार्लियामेंट के, ठीक है, वही रिटर्निंग ऑफिसर होता है, आरओ होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर भी है, इलेक्शन से डील करता है, बिल्कुल करता है। चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर भी है, बट वो जिला परिषद का चेयरमैन नहीं है। सो द राइट आंसर इज 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फंक्शन पता चल गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फंक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनलिमिटेड टाइम्स ये रिपीट हुए हैं और वैसे भी पता होना चाहिए। बात हमारा मोटिव हमेशा ये नहीं होना चाहिए पेपर निकले, कभी कभी ये भी होना चाहिए कुछ सीखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी? इनमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से डील करता है? आर्टिकल 243ZA, आर्टिकल 243ZK, आर्टिकल 243ZD, आर्टिकल 243ZE। तो जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से डील करता है वो है हमारा आर्टिकल 243ZE। ओके, 4। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो है ZD, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पंचायती राज डज नॉट एग्जिस्ट? इनमें से कौन सी स्टेट है जिसपे पंचायत राज आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है? मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा या असम? देख लेते हैं। करंट सिचुएशन की बात करें तो पंचायत राज सिस्टम जो है वो
हर एक स्टेट में एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम। ओके, और अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो वो हर यूनियन टेरिटरी में जो है वो ये मतलब एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट लें इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक इसके साथ साथ आप लोग पैसा भी ढूंढें। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन जो आपका है, ठीक है, पैसा एक्ट जो है आपका, ठीक है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल ट्राइब एरियाज। ओके, इसको भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अगर कहीं पे ये पैसा आ जाता तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। हाँ, अगर आप लोगों को छोटे छोटे नेट के लिए कुछ वीडियोस चाहिए कि मतलब उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए कि डायरेक्ट अगर मैं वो वाले टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी एक वीडियो बना के आपको आपके सामने लेकर के आऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मतलब अगर आपका काम इससे चल रहा है तो ठीक है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज मेघालय, बिना किसी टेंशन के। 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीके थंगन कमेटी वाज सेट अप इन 1989 टू लुक इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। पीके थंगन कमेटी जो थी 1989 की, ये किससे डील करती है? पंचायती राज सिस्टम से, इलेक्टोरल रिफॉर्म से, आपके सिटीजन चार्टर से, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से? देख लेते हैं। पीके थंगन कमेटी जो है ये क्या रेकमेंड करता है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दी जाए। ठीक है, इट रेकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक इलेक्शन टू लोकल बॉडीज़ एंड एनलिस्टमेंट ऑफ appropriate functions to them along with funds was recommended। एक तो इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दी जाए लोकल बॉडीज़ को, साथ ही साथ इसने क्या कहा कि पीरियोडिक इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं। ठीक है, ऐसे अमेंडमेंट्स की जाएं कि लोकल बॉडीज़ में पीरियोडिक इलेक्शंस करवाए जाएं। इनके जो फंक्शंस हैं इनको वो एनालिस्ट किए जाए कि कौन कौन से फंक्शंस लोकल बॉडी को असाइंड हैं, इस पर एक लिस्ट बनाई जाए। साथ ही साथ उनको फंड दिए जाएँ, फंक्शन देने के साथ साथ फंड भी दिए जाएँ। ऐसा नहीं कि फंक्शन दे दिए और फंड नहीं दिया। ये सब जो रिकमेंडेशंस हैं ये आपके पीके थंगन कमेटी की है। स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ओके, सो द राइट आंसर इज पंचायती राज सिस्टम, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नियरेस्ट एनालॉगी टू फ्रेंच परफेक्ट इन इंडिया इज। जैसे फ्रांस में परफेक्ट की पोजीशन है, जैसे फ्रांस में परफेक्ट की पोजीशन है, इंडिया में कौन है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DRDA, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। विदाउट वेस्टिंग टाइम इसे अपने दिमाग का पार्ट बना ले। फ्रेंच परफेक्ट की बात आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आपका DC। ओके, सो द राइट आंसर इज 2। जब भी फ्रेंच परफेक्ट को पढ़ें आपके दिमाग में आना चाहिए हमारा DC है वो। ओके, यानी कि अगर हम लोग फ्रेंच होते तो हमारे पास परफेक्ट होता, अगर फ्रेंच इंडियन होते तो उनके पास DC होता। सो द राइट आंसर इज 2। According to Fredericks, the administrative subsystem chamber is found in dash societies। चैम्बर जो है सोसाइटीज़ में कहाँ पर देखने को मिलेगा एज पर फ्रेडरिक्स? प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, फ्यूज सोसाइटी में, डिफ्रैक्टिव सोसाइटी में, या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में? थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। फ्रेडरिक्स के हिसाब से कौन कौन सी सोसाइटीज़ है आपकी? फ्यूज्ड, डिफ्रैक्टेड मेन है, उसके बाद ये एक और लेकर के आया अपनी प्रिज्मेटिक सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी। फ्यूज का मतलब क्या है कि एक ही बॉडी सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रही है, एक बॉडी मल्टीपल फंक्शंस। डिफ्रैक्टेड क्या कहती है? मल्टीपल बॉडी सिंगल फंक्शन। ओके, मल्टीपल बॉडी सिंगल फंक्शन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फंक्शन।
प्रिज्मेटिक जो है ये इन दोनों के बीच में आती है, ठीक है, जो फ्यूज से निकलते हुए डिफ्रैक्शन की तरफ जा रही है, जो फ्यूज सोसाइटी से डिफ्रैक्टिव सोसाइटी बन रही है, यानी कि अग्रेरिया से जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे बिलीव करते हैं इंडस्ट्रिया बन रही है, यानी कि जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, उसमें एग्रीकल्चर भी होगा बट इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गई है, ठीक है। तो अब ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर क्या है, एक घुटा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये जो घुटा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एक बॉडी है, वो जैसे हमारे यहाँ पे सरकारी दफ्तर होते हैं क्लर्क्स के, जब हम छोटे छोटे जैसे किसी अकाउंट ऑफिसर के यहाँ चले जाएंगे या अकाउंटेंट के पास चले जाएंगे, वैसा सिचुएशन जैसा है, आपने देखा है। या आप एक पटवारी की बात कर लें, एक जगह बैठा होगा और 10 फाइल उसके आगे पड़ी होंगी और 10 चीज़ों से वो डील कर रहा होगा, तो वो एक चैम्बर लाइक सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ देखने को मिल सकती है, फ्यूज में, ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पे कौन सी जो फैक्टर है या सिचुएशन है वो नहीं बैठ रही है। इट इज़ इस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ शेयर कैपिटल, अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय कैग अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। इसे देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में क्वेश्चंस बहुत आते हैं और कन्फ्यूजन रहती है, हर एक टाइप की कंपनी में आते हैं, ओके, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कह लो, कंपनी नहीं, हर एक टाइप की PSU पे क्वेश्चन आता है। कभी पब्लिक कॉरपोरेशन पे पूछ लेते हैं, कभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे पूछ लेते हैं। आज गवर्नमेंट कंपनी आपके सामने है, उसे पढ़ लें, देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी की बात करेंगे, ये वो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम से कम 51% जो है उसके जो शेयर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो होल्ड करेगी या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करेगी। कैसे शेयर, 50% शेयर, या फिर दोनों जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो पार्शली करेगी, या तो 51% कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ है या 50% कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ है, या फिर दोनों आधा आधा शेयर करेंगी। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज की बात करेंगे तो वो कौन सी है, आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपके भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इनमें से महारत्न भी हो सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये तो महारत्न है। इन्हीं में से PSUs में से तो चूज़ करनी है किन के कौन से टाइप का PSU किस कैटेगरी में आता है। नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, सिंपल सा कोई PSU है या प्राइवेटाइज PSU है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी की बात करेंगे तो ये लीगली रजिस्टर्ड है, किसके अंडर रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट जो है आपका 2013 का, उसका जो सेक्शन 2 है 45 आर्टिकल का, उसके अंडर ये रजिस्टर्ड है, ओके। अब ये जो कंपनीज हैं, बाकी कंपनीज की तरह जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, इस पर आप केस फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो अपनी ये एट द एंड ऑफ द ईयर ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सबमिट करती है। ये वही बात होगी कि जो कैपिटल है कंपनी की ये होली या पार्शली जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिविजुअली या टुगेदरली इसको होल्ड करती हैं, जो इसके शेयर्स हैं। इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट खुद ही करेगी। इनका जो ऑडिटिंग वगैरह है वो चार्टर अकाउंटेंट देखता है। इनके जो मेंबर्स हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं, ओके। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से ये यहाँ फ़र्क में आ जाएगा। इसके जो सिविल सर्वेंट्स है वो जो मेंबर्स है वो सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं, ओके। उनके अपने ही उनके जो अपने पर्सनल कुछ पॉलिसीज़ हैं ये उन्हीं से खुद को रेगुलेट करते हैं, ओके। जो कि किससे डील करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से डील करते हैं। जो इनके रेगुलेशंस के जो एक्ट्स हैं जो भी जिसको ये फॉलो करते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से डील करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सो द राइट आंसर इज ये कंपनीज एक्ट से डील करता है, बिल्कुल करता है। डायरेक्टर्स इसके गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसके जो ऑडिटिंग है वो कैग करता है, ओके। बट गवर्नमेंट जो है 51 शेयर से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम 51 शेयर ही इसके जो है वो होल्ड कर सकता है, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा भी कर सकता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल ग्रांट्स गिवन टू एग्जीक्यूटिव टू मीट अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हुज डिटेल्स आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इज कॉल्ड। यहाँ पे दो जो है वो नोटिस
एबल पॉइंट्स हैं। एक, एग्जीक्यूटिव जो है वो अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए दे रहा है, ठीक है, ऐसे ग्रांट्स जो एग्जीक्यूटिव अर्जेंट मीटिंग के लिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए दे रहा है, अर्जेंट कुछ इश्यूज राइज हो गए उसके लिए दे रहा है। और दूसरा इससे भी ज़्यादा, वो तो ग्रांट कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। वोट ऑफ अकाउंट है, डिमांड्स फॉर ग्रांट है, वोट ऑफ क्रेडिट है, ये एक्सेस ग्रांट है। आई थिंक मुझे इसका पूरा समझाना चाहिए, बट बहुत टाइम चला जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही देख लें क्या है वो, इतना ध्यान में रखना है, इसे डिस्क्लोज नहीं करना है, यही क्लिकिंग पॉइंट है। वोट ऑफ क्रेडिट, ओके, इसको आपको, एक तो आपको जो भी उस समय एक कंटिजेंसी आ गई उसको फुलफिल करने के लिए एग्जीक्यूटिव को आप देना है, एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेचर वो पैसे देने हैं, बट इसका डिस्क्लोजर हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे जाकर, ठीक है। तो ऐसा क्रेडिट कौन सा हो सकता है, वोट ऑफ क्रेडिट। सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज इन ऑपरेशन फ्रॉम विच डेट। 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो ऑपरेशनलाइज कब हुई थी, सीधा क्वेश्चन ये है। 15 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020, 15 अप्रैल ऑफ 2021 या 1 अप्रैल ऑफ 2021। बहुत बार क्वेश्चन पूछते 15 फाइनेंस कमीशन का, उस समय बहुत पूछते थे। यानी कि प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन की ऑपरेशनल डेट या कब वो जो है वो मतलब अपॉइंट हुआ था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये 2021 से 2025-26 के लिए ऑपरेशनल हुआ था। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 27 नवंबर 2017 को। पहली रिपोर्ट जो है वो कब आई थी, वो रखी गई थी पार्लियामेंट में फरवरी 2020 को रखी गई थी। जो फाइनल रिपोर्ट थी वो कब रखी गई थी, आपके Feb 1 2021 को रखी गई थी, ठीक है। जो आपकी 15th फाइनेंस कमीशन है, इसका जो रिकमेंडेशन का जो पीरियड है ये कब से कवर होता है, 1 अप्रैल 2020 से 2025-26 के बीच में ये जो है वो इसका रिकमेंडेशन जो है पीरियड या इसका जो टाइम पीरियड है वो इतना ही है, ठीक है। कमीशन जो है वो इसकी जो कमीशन है, इसके जो रिकमेंडेशंस हैं ये क्या करती हैं, इट इज़ एक्चुअली डिज़ाइन टू एड्रेस फिजिकल कैपेसिटी इश्यूज एंड फिजिकल कैपेसिटी इश्यूज, ठीक है। इसको रहने दें, ओके। ये जो कमीशन है, 15वीं कमीशन है, इसकी जो रिकमेंडेशन है ये किसके लिए है कि ये जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करे, ओके। वो तो हर एक फाइनेंस कमीशन करती है, बट आपको स्पेसिफिक देखना होता है कि इस समय वाली का पर्टिकुलर काम क्या है, इसका पर्टिकुलर काम क्या है, फिजिकल कैपेसिटी जो है उसके इश्यूज को एड्रेस करना, ओके। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये इसलिए होता है, कई बार क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जैसे 15वीं के साथ हुआ था, इस्टेब्लिश बहुत पहले हो गई थी ये, ठीक है, बट स्टार्ट लेट हुई थी, ऑपरेशनल लेट हुई थी। देख रहे हैं आपके सामने 2020 में ऑपरेशनल हुई है, इस्टेब्लिश 2017 की थी। ऐसे मतलब मिनिमम 18-19 तक होनी चाहिए थी, बट ये 17 में ही इस्टेब्लिश हो गई थी। सो द राइट आंसर इज 1 अप्रैल 2020, okay. 2. Next question, which one of the following is not a feature of performance budgeting। देखिए कितनी बारी परफॉर्मेंस बजटिंग को NTA वालों ने धोया है, ओके। परफॉर्मेंस बजटिंग का फीचर कौन सा नहीं है, इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो फंक्शन, प्रोग्राम्स और कॉस्ट एलिमेंट्स में डिवाइडेड हैं। ये आउटकम्स से डील करता है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जो है इसके लिए सूटेबल हैं, या ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट के लिए सूटेबल है। जो क्वालिटी आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस बोनस फंडिंग है इसी का पार्ट है, यानी कि ये एक आउटकम या क्वालिटी बेस्ड परफॉर्मेंस बोनस फंडिंग सिस्टम है। ठीक है, देख लेते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करेंगे तो इसका एक ही कहना है
ओके, कि आपको गवर्नमेंट जो है वो इनकम दे आपको, मतलब आप लगा लें कि आपको कुछ फंड्स दे रही है, ठीक है, इस सेंस में समझाती हूँ। आपको गवर्नमेंट ने फंड्स दिए, अब वो देखना चाहती है कि जो उसने आपको फंड्स दिए हैं, जो भी जिस प्रोग्राम की फुलफिलमेंट के लिए फंड्स दिए गए हैं, वो प्रोग्राम प्रॉपरली फुलफिल हुआ है या नहीं। ये आपका परफॉर्मेंस बजटिंग है, नाम से ही पता चल रहा है, परफॉर्मेंस के लिए बजटिंग। फंड्स क्या होंगे आपके? इनपुट्स, ठीक है, फंड्स क्या होंगे आपके? इनपुट्स। और प्रोग्राम की जो है वो जो भी डिज़ायर्ड आउटकम्स आप सोच रहे हैं लगने चाहिए वो फुलफिल हो जाते हैं, तो वो आपके हो गए आउटपुट्स। ओके, ये जो बजटिंग है ये इनपुट्स और आउटपुट्स की फॉर्म में है, यानी कि ये सिर्फ आइटम से डील नहीं करता है, ये सिर्फ आइटम से डील नहीं करता है, ये डील करता है कि वो जो आइटम्स हैं उस पर जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो भी आइटम्स है उस पर जो खर्चा हो रहा है उसके आउटकम्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं कुछ। ओके, उसके आउटकम्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ ये देखता है कि जो बजटिंग है, जो परफॉर्मेंस बजटिंग है वो क्या देखती है कि एक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या हैं, या किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है, तभी इसका नाम ये है, किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है। इसी का नाम एक्टिविटी बजटिंग, फंक्शनल बजटिंग है। ओके, इसी का दूसरा नाम है। ये भी देखती है कि एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, फंक्शंस जो है वो क्या है, एक जो फंड आ रहा है उसके फंक्शन क्या है, या उसकी वजह उन फंड्स को लगा के परफॉर्मेंस क्या आ रही है, ये सभी चीज़ें देखता है। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी अगर इसकी देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ये दिया था आपकी फर्स्ट हूवर कमीशन ने 1949 में, ठीक है, 1949 में दिया था। फिर जो प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को 1950s में अमेरिका में अप्लाई करवाया था। ओके, ओके, तो ये फंक्शंस, प्रोग्राम्स और कॉस्ट एलिमेंट्स पे डिवाइडेड है, इनकी जो एक्टिविटी है इस बजटिंग में बिल्कुल है। जो आउटकम्स हैं उनको आप फंडिंग से यानी कि इनपुट से लिंक करते हैं इस बजटिंग में, सिस्टम में बिल्कुल करते हैं। ये एक आउटकम या क्वालिटी बेस्ड परफॉर्मेंस बोनस फंडिंग है, बिल्कुल है, बट ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जो है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। ओके, सो द राइट आंसर इज 3, क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट अ फीचर। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, ये जो मिशन था ये किन स्कीम्स में इंडिया में जो है आपको देखने को मिलेगा, किसका मेन फीचर है, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखना, मिशन किसका है ये पॉइंट पूछा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नाम से ही यहाँ पर आपको 2 योजनाएं दिखेंगी जिसको आपको लगेगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी है, यानी कि जो भी कंट्री है उसके हर इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करो या उसको जो है वो आप फाइनेंशियल हेल्प दो, ठीक है, ताकि जो भी हर इंडिविजुअल जो है वो वल्नरेबल कोई भी ना रह जाए, कोई भी इंडिविजुअल वो वल्नरेबल ना रहे। ओके, वो जो है वो उसे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, हर एक को इंक्लूड करो, हर एक इंडिविजुअल को इंक्लूड करो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देके, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जो पुअर कैटेगरी है वो इसमें जो है वो बेनिफिशियरी मेन वो बन जाएगी। ओके, मेन बेनिफिशियरी वो बन जाएगी। ये किसी भी इंडिविजुअल को आप जो है वो अवॉइड ना करो जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में किसी को ले रहे हैं, यानी कि हर किसी को आप बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाओ। ओके, तो 2 ऐसे नाम है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन है मिशन, ध्यान रखना, पेपर सेटर ने बहुत दिमाग लगाया है यहाँ। देख लेते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जन धन योजना तो है, अटल मिशन भी है,
अटल पेंशन भी है, सॉरी, ओके। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना भी है, स्टार्टअप्स भी हैं आपके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है, समृद्धि योजना भी है, सुकन्या समृद्धि योजना जो थी, जीवन सुरक्षा बंधना योजना भी है। बट पेपर सेटर ने क्या पूछा है? पेपर सेटर ने पूछा है मिशन, ठीक है, कि आपका काम एक ही है, वो किसका है? वो है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। इट वॉज अनाउंस्ड एज नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस ऑन अगस्त 15, 2014। जब उनका इंडिपेंडेंस डे का एड्रेस था श्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने 15 अगस्त 2014 को, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को नेशनल मिशन कहा था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि अगर आपको व्यय वंदना नहीं पता होगा, मातृ जन धन नहीं पता होगा, सॉरी आदर्श ग्राम का भी नहीं पता होगा, बट नाम से आप अटल पेंशन और जन धन आप सोचेंगे अरे ये तो दोनों हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिसको नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कहा है वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना। सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड सोशल ऑडिट फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इनमें से कौन सा है जिसने सोशल ऑडिटिंग जो है वो करवाई थी इंडिया में पहली बारी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने, आपके 7th फाइनेंस कमीशन ने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने यानी कि टिस्को ने, या आपके जो मजदूर किसान शक्ति संगठन था MKSS राजस्थान का, उसने। ये सोशल ऑडिटिंग है क्या? सोशल ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि ये ऐसा एक कंट्रोल है जो सिटीज़न को एक राइट देता है कि वो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर सके, गवर्नमेंट के ऑफिशियल पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर सके कि क्या वो अपने सारे काम ट्रांसपेरेंटली, रिस्पॉन्सिबली और इफेक्टिवली कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसे पहली जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि लो लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस कॉन्सेप्ट को लाया था, उसने वो लाया था आपकी जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, 1990s में लाया था इसने, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को पायनियर किया था। ध्यान रखना, एक इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें 2 आपके आंसर आपके दिमाग में आ सकते हैं पेपर के टाइम पर, ठीक है। ये जो आपका MKSS है ये 1990s में इस कॉन्सेप्ट को पायनियर किया था, बट पहली बारी सोशल ऑडिटिंग कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी आपकी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में, यानी कि टिस्को में, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन इज प्रमोटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। ये जो आपका एसिम है इसे किस मिनिस्ट्री के अंडर डाला गया है? रूरल डेवलपमेंट के अंडर, सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट के अंडर, कॉमर्स के अंडर, या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर? ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये कभी मुझे रिपीट भी नहीं दिखा। ये और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, वो भी नया मुझे दिखा था क्वेश्चन, तभी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में उसके लिए आई हूँ। देख लेते हैं। आपका ये जो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन है, ये 30 सितंबर 2020 का प्रोग्राम था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। ये क्या था? ये जो आपका वेंचर कैपिटल फंड था शेड्यूल कास्टिस के लिए, ये उसी का एक पार्ट था। ये जो स्कीम थी ना, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्टिस, ये उन्हीं का एक पार्ट था जो कि जनवरी 2015 का एक आपका स्कीम थी, ठीक है। शेड्यूल कास्टिस के लिए बनी थी कि उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाए, कि कोई भी शेड्यूल कास्ट है उसे आप क्या करें, उसे आप उसके स्टार्टअप्स के लिए आप फंड दें, ठीक है। वेंचर कैपिटल उसके स्टार्टअप्स के लिए आप फंड दें, स्पेशली जो डिसेबल है, ठीक है। स्पेशली जो क्या है, डिसेबल है, ठीक है। ये 2015 का स्कीम थी, उसी का पार्ट आपका एसिम था जो कि 30 सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर जो आपका ये जो वेंचर कैपिटल फंड की बात करेंगे, इट वाज एक्चुअली टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंपनीज रन बाय शेड्यूल कास्टिस एंटरप्रेन्योर्स। ये जो आपका वेंचर कैपिटल फंड था, ये किसके लिए था? कि आप वो कंपनी जो शेड्यूल कास्टिस से बिलोंग करते हुए एंटरप्रेन्योर्स चला रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाए, उनको फंड देके उनको प्रमोट किया जाए, ओके। अब एसिम का मेन गोल देख ले तो क्या है? उसका मेन गोल है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग शेड्यूल कास्टिस यूथ, स्पेशली विद दोज विद डिसेबिलिटीज, कि जो डिसेबल है उनको आप जो है उनके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उनके कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए आप उनको क्या कर रहे हैं? उनको प्रमोट कर रहे हैं, ओके।
फंड देगा आपका वेंचर कैपिटल फंड जो है वो उस स्कीम के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा, स्पेशली कि जो SC डिसेबल्ड है, डबल जो है वो आपकी कैटेगरी आ गई, एक तो शेड्यूल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी, दूसरी उसमें भी डिसेबल, ओके, डिसेबल या डिफरेंटली एबल, ओके, डिसेबल या डिफरेंटली एबल। डिसेबल होने में भी क्या है, ओके, वो लोग डिसेबल नहीं होते जिनके हाथ पैर नहीं होते, जो लोग हाथ पैर होके भी काम करते हैं, एक्चुअली दोज आर डिसेबल, ठीक है। सो द राइट आंसर इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लगा था कभी रिपीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन, तभी मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ गई। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। किसने आपका जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया था, प्लेटफॉर्म, ठीक है, लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नीति आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसे देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि रिपीट नहीं हुआ है ना कभी, तो इंसान जो है वो इसको ओवरसी कर देगा, ध्यान नहीं देगा। देख लेते हैं। WEP जो है ये 2017 की स्कीम थी, या प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करवाया गया था, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था 2017 में, ठीक है। इसका आइडिया क्या था, WEP का आइडिया क्या था, इट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड एट 2017 ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट। 2017 में हमारा जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ था, GES, हैदराबाद में हुआ था, वहाँ पे इस आइडिया को प्रपोज किया गया था इसका। और उस समय इसका जो मेन थीम था वो क्या था, फर्स्ट वुमेन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक है, वुमेन फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ये इसका थीम था, ओके। पर्पस क्या था इसका, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम प्रमोट किया जाए, जो भी इंफॉर्मेशन है जिसमें असमिट्री या प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है उसको एड्रेस किया जाए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और सर्विसेज जो है उसको उससे एक्सेस दिया जाए वुमेन को, इंडस्ट्री से लिंकेजेस करवाई जाए, जो इंडस्ट्री से लिंकेजेस हैं, इनके जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, इनकी बिग इंडस्ट्री से जो लिंकेजेस है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, और जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उसकी अवेयरनेस जो अभी एग्जिस्ट कर रही है उसकी अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, ये इसका मेन पर्पस था, ओके। तो ये स्कीम 2017 की थी, या ये प्लेटफॉर्म जो है ये 2017 में प्रोवाइड करवाया गया है, किसने किया है, आपके नीति आयोग ने, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। ये थे आपके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर 2022 पेपर। बाकी के 25 क्वेश्चंस के सेट में 3 वीडियोस आ जाएंगी और 10 के सेट में एक आपकी वीडियो बाद में आ जाएगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। और कोई भी अगर आपको क्वायरी है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मुझे थोड़ा सा जो है एनकरेजमेंट मिलेगा। बट आई एम हैप्पी विद माई 6 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। ये वीडियोज़ उनके लिए है, उनके लिए सबसे पहले है, बाकी उनके लिए भी है जो देख रहे हैं, क्योंकि देखना भी बहुत बड़ी बात है। अगेन वही बात कहूँगी, सो मैनी चैनल्स आर देयर, अगर आप देख रहे हैं इतना भी बहुत है। बट अगर आप चाहें, अगर आप मुझे एनकरेज करना चाहते हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स तो बिल्कुल दें, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि नीचे इतने ढेर सारे कमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका कुछ जो है, जो भी मैं यहाँ से थ्रो कर रही हूँ उसको आप रिसीव कर सकें, ओके। थैंक यू सो मच।